ज़िंदगी कभी कभी आपको किस मोड़ पे ले आती है। मैं पौड़ी आया था जिलाधिकारी से मिलने के लिए। ऐसा हुआ कि मैंने आशुतोष नेगी जो अपने भाई हैं उनसे बात की जागो उत्तराखंड में। उन्होंने कहा मैं वहीं हूँ डीएम ऑफिस में। जब मैं वहाँ आया तो मुझे अपनी जो पहाड़ की बेटी हमारी अंकिता, उनकी माँ भी मिली, सोनी। और देखिए विडंबना देखिए कि सोनी जो भूली आ रखी है वो यहाँ पे कि हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि आप इनको वकील दीजिए एक केस लड़ने के लिए, और जो उन्होंने वकील दिया है शासन ने वो ऐसा है कि जिसके ऊपर में इनको भरोसा नहीं है। तो उसी संदर्भ में वो जिलाधिकारी से मिलने वाले थे। कोई मीटिंग है तो है नहीं, तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए हम लोग आशुतोष भाई के घर पे आए हैं। अंकिता के पापा का भी अभी ऑपरेशन हुआ है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी माँ यहाँ पे जिस समय अंकिता के साथ ये दुर्घटना हुई थी तो गिर पड़ी थी, तो उनके सर पे भी चोट लगी थी, ब्लड का थक्का, बाएं हाथ पे भी चोट, और चेस्ट में भी बता रहे हैं कोई गांठ वगैरह है। बात शुरू ही की थी हमने कि वो रोना शुरू हो गए कि बहुत अच्छी बेटी थी मेरी और हमारे साथ ही क्यों ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। अंकिता का छोटा भाई है, उसकी भी पढ़ाई छूट गई है क्योंकि घर पे कोई देखने के लिए नहीं है। मैं दिखाना भी चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने भी पहले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, खूब जुलूस वगैरह निकाले थे, और पिछले 4 महीने से अभी हम भी चुप बैठ गए हैं। आता वही है कि एक अकेला आदमी संघर्ष करना पड़ता है उसको, और वो तो आशुतोष भाई हैं जो कि अभी इन लोगों के साथ खड़े हैं मदद करने के लिए, नहीं तो कौन होता, कौन क्या करता। बहुत सास बेटी है मेरी, बहुत ही अच्छी बेटी है मेरी। वह हम पे हर चीज़ को सपोर्ट करते। मेरे को बहुत ही प्यार, बस तो कुछ नहीं करेगी मम्मी, हम दोनों भाई बहन करेंगे। बहुत लंबी लड़ाई है मुझे लग रहा है। आशुतोष भाई से बात हुई, अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाली है, और आपको जानते ही हैं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में किसी केस को लेके जाते हैं तो आपको कुछ धन की आवश्यकता होती है। जो सहारा था उनका वो तो रहा नहीं। सरकार ने मदद दी, और अगर इसी तरीके के केसों में लड़ गए तो अभी अपना इलाज, आगे की पढ़ाई उनके अंकिता के भाई की कैसे होगी। समझ नहीं आ रहा है कि क्या पूछूं और क्या कहूं। आशुतोष आएंगे, उनसे मिलके फिर बात करेंगे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि हालांकि बात हम ऐसे विषय पे कर रहे हैं कि जो हर किसी को भावुक करने वाला है, लेकिन साथ साथ ये बात इसलिए भी करनी पड़ेगी कि जब जिस चीज़ के लिए जद्दोजहद होती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर आवाज़ उठानी पड़ती है, और संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं होता। अंकिता आज हमारे बीच में नहीं है, और उसकी माँ, उसके पिताजी और उसके भाई जो हैं बहुत ही मतलब कि विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। तबीयत ख़राब है अंकिता के पापा की, उसकी मदर की भी, और आज मुझे पौड़ी में मिल गए। लेकिन कहते हैं कि जब किसी का कोई नहीं होता तो भगवान किसी न किसी को भेजता है। तो आप सभी जैसे जानते हैं आशुतोष भाई हैं, जो आशुतोष भाई आप बताएंगे। जी भाई साहब, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि देखिए अन्याय तो शुरू से ही हो रहा है। दो किस्म के अन्याय इसमें हुए कि एक तो देखिए हमारी बेटी मारी गई, और उसके बाद जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, और मैं तो कहूँगा कि पुलिस को हम उतना दोषी नहीं कह सकते। सरकार चाहती है वैसे ही पुलिस करती है। तो जो एसआईटी बनी उसकी जांच से हम संतुष्ट नहीं थे। उसके कई कारण थे। जिस तरह से
आरोपियों को पहले पुलिस रिमांड में नहीं लिया गया, वो आराम से जेल में रहे, फिर बाद में पुलिस रिमांड में लिया गया। उस दौरान वहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं, एमएलए हो गई, उन्होंने जेसीबी से रिजॉर्ट तोड़ दिया और लगातार साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। क्योंकि देखिए इसमें एक पहलू तो ये है कि भाई वो कह रहे हैं कि हमने चीला बैराज के किनारे जाके धक्का दे दिया अंकिता को, लेकिन हमारा सवाल ये है कि किसी को भी यूं ही नहीं मारा जाता है, और मारने का एकमात्र कारण ये है उसे कि जो एक्स्ट्रा सर्विस की बात हो रही थी, वीआईपी की बात हो रही थी, उसका नाम अंकिता जान चुकी थी और उन्हें डर था कि अंकिता बाहर जाएगी तो इस बात का खुलासा होगा और ये लोग बचेंगे नहीं। इस डर से इन्होंने उसे मार डाला। लेकिन साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए उसके कमरे को पहले तोड़ा गया। उस कमरे में 18 तारीख को उसी दिन पुलकित ने उसे एक बंधक बना के रखा हुआ था उस कमरे में। वो बार बार कह रही थी कि मुझे छोड़िए, मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरे बैग को ऊपर सड़क तक छोड़ाइए। उसके वीडियो है, उसका ऑडियो है, उसके तमाम साक्ष्य हैं जो वहाँ पे कोवर्कर थे उन्होंने बताया। तो अब उसके बाद हम हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हाई कोर्ट से निराशा मिली। अब क्योंकि जुडिशरी पे कोई बहुत ज़्यादा कमेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि कंटेम्प्ट लग जाता है, तो कई लेवल पे अन्याय झेलते हुए अब हम सुप्रीम कोर्ट की हमने तैयारी कर ली है और आने वाले दिनों में एसएलपी वहाँ पे फाइल हो जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट से हमें आस है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो अभी भी ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा। तो इसलिए अधिकतम जहाँ तक हम जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में, और उसका जो भी निर्णय आएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई एसआईटी की जांच ठीक नहीं है तो फिर सीबीआई को दी जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है कि अपनी मॉनिटरिंग में जांच करवाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एसआईटी की जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था कि यहाँ पे क्रिमिनल लॉयर दिया जाएगा अंकिता को, प्रदेश का बड़ा क्रिमिनल लॉयर दिया जाएगा। लेकिन हैरानी है कि जिनकी पैरवी करनी है माँ बाप की, उनसे कोई वार्तालाप नहीं है, उनसे कोई बातचीत नहीं है, और एक अधिवक्ता जितेंद्र रावत जी को थोपा जा रहा है इनके ऊपर। तो इस वजह से भाभी जी आज आई हैं, डीएम साहब से मिलेंगी, ज्ञापन भी देंगे धामी जी को कि देखिए अन्याय की भी एक पराकाष्ठा, मुझे लगता है कि पराकाष्ठा को भी पार कर चुका है अंकिता केस। और अगर थोड़ी भी भावनाएं मुख्यमंत्री जी के अंदर हों तो कम से कम उचित पैरवी तो करवा दें, एक अच्छा एडवोकेट दिलवा दें। जो हाईकोर्ट कह रहा है, देखिए वो आपने नहीं दिया। जब हाईकोर्ट हम गए और हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि एक अच्छा वकील दिया जाए, क्रिमिनल लॉयर दिया जाए, तो भाई उनसे तो पूछ लीजिए जिनकी पैरवी करनी है, जिन माँ बाप को न्याय दिलाना है, क्या आप उनसे नहीं पूछेंगे क्या? तो ये एक और अन्याय है। तो अन्याय पे अन्याय हो रहा है। तो हमारा तो यही है कि हम तो लड़ेंगे, कानूनी रूप से लड़ेंगे, और न्याय मिल जाएगा तो ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की जनता डिसाइड करे कि ऐसी सरकार जो लगातार अन्याय कर रही है उसका क्या करना है। तो अभी तो हमारी कानूनी लड़ाई है और कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। उसके बाद अच्छा फैसला आएगा तो अच्छी बात है, और खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ होती है तो फिर जनता से निवेदन है कि जनता ही न्याय करे। और आशुतोष भाई, मतलब कि शुरू में जब ये हुआ था, लोगों के दिल में एक रोष था, आक्रोश था, तो देखा गया कि भी लोगों ने बहुत जुलूस वगैरह निकाले, मोमबत्ती जला के प्रदर्शन वगैरह किए। अब उसके बाद में सब कुछ ही मतलब एक प्रकार से बैक बेंच में चला गया, नए नए मसले उठ रहे हैं। अब जोशीमठ वाला आ गया है, तो अब अंकिता भंडारी का केस पीछे चला गया है। तो एक के साथ अन्याय हुआ, अगर हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर रही तो कल किसी और के साथ भी होगा। तो जनता को आप मतलब कि लगातार इन चीज़ों के ऊपर में बोलते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं पर होना चाहिए कि सरकार के ऊपर दबाव पड़े कि हाँ भी वो अपनी तरफ से भी कार्रवाई करे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि जनता वास्तव में क्या सो रही है, या उस दिन का इंतजार कर रही है कि जब हमारे पे किसी पे आए और तब जाके वो जागे? देखिए, जनता को भी मैं इतना दोस्तों इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ कि देखिए जनता का भी परिवार है, बच्चे हैं, नौकरी करनी है। तो ऐसा नहीं है, लगातार मुझे फ़ोन भी आते हैं लोगों के, और लोग कहते हैं कि बताइए क्या करना है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर कल ऐसा तय होगा कि सड़कों पे उतरना है, तो मुझे लगता है कि सड़कों पे भी लोग उतरेंगे, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है। आप देखिए जोशीमठ के जो हालात हैं,
हालांकि मैं इस अंकिता केस की वजह से लगातार इतना व्यस्त हूँ, अब मैं बता नहीं सकता कि मैं किस तरह के काम करता रहा इस बीच, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जो पेपर्स होते हैं वो हिंदी में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो सब अंग्रेजी में दाखिल होते हैं, वो सारा ट्रांसलेशन करना पड़ा। पिछले 15-20-25 दिन से उस काम पे लगा रहा। अभी कल ही रात को मैं 11 बजे कल रात दिल्ली से पहुंचा हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि फिलहाल हमें थोड़ा सब्र बना के रखना चाहिए, बहुत क्योंकि बढ़िया। अंतिम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है। अगर वहाँ से कुछ गड़बड़ होगी तो सड़कों पे भी उतरेंगे और लोगों से निवेदन भी करेंगे, और उतरना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अंकिता का केस के अलावा केदार भंडारी गायब हुआ, वहीं से ऋषिकेश से, उसी लक्ष्मण झूला थाना में पुलिस कह रही है कि वो कूद गया। भैया आपने ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा करी कि वो नदी में कूद गया? वो भी पहाड़ का बच्चा था। विपिन पेटवाल को एसएसपी ऑफिस के विपिन पटवाल को मारा, वहाँ पे डंडे से मार दिया उसने, एक लड़के ने जो कि उत्तराखंड मूल का नहीं है, उसने हमारे एक लड़के को वहाँ मार दिया। जनता समझ रही है, दर्द भी महसूस कर रही है, और जिस दिन उबाल आएगा तो फिर आएगा सड़कों पे। मुझे तो विश्वास है जनता पे। बोली सोनी, तुम क्या बोलना चाहो? लोग मतलब कि करना तुम दगड़ चाहिए, साथ देना चाहिए, या और को चाहिए आशुतोष भाई के अलावा? मैं तो यही कहूँगी कि आशुतोष भैया ने हमारा बहुत साथ दिया और दे भी रहे हैं। इतना साथ दे रहे हैं कि हमें मतलब कभी हम उनके गुण नहीं दे सकते। वो एक जैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए करते हैं वैसे ही कर रहे हो, क्योंकि वो हमारी हालत देख रहे हैं। हमारी हालत ऐसी है कि मेरे पति की तबीयत भी ठीक नहीं है, कल परसों उनका ऑपरेशन भी हुआ है, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, और भैया की भी पढ़ाई छूट गई है। फिर भी मैं इस लड़ाई में खड़ी हूँ, इसलिए खड़ी हूँ। मेरी जनता से हाथ जोड़ के विनती है कि वो मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे, क्योंकि मैं अब अपने बेटे के लिए नहीं, उन बेटियों के लिए खड़ी हूँ जो जैसे सपना मेरे बेटे ने हमारे लिए देखा था, अपने माँ बाप के लिए देखा था कि मैं अपने माँ बाप को सहारा बनूंगी। हमें उसने ऐसे सपने दिखाए कि मैं बता नहीं सकती। मुझे रात दिन क्रोध के खाते जो रोज बोलते थे, मम्मी अब तो मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगी, बस हम दोनों भाई बहन हैं। इसलिए मैं उन बेटियों के लिए खड़ी हूँ कि जो अपने माँ बाप के लिए सपने सजा रही हैं, अपनी शादी के लिए सपने सजा रही हैं, अपने लिए नौकरी करने के लिए सपने सजा रही हैं। बहनों, मेरे साथ आओ और मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दो, क्योंकि शुरू में आप ही ने मेरी मदद की है, और मुझे आप ही से आशा है कि आप इस लड़ाई में ज़रूर मेरा साथ दोगी। आशुतोष भाई, वही जो मैं बोल रहा था कि देखिए सोनी बुल्ली दगड़ तक के बात करूँ, एक मार्च जब तक बची रह लो घाव से, लेकिन मेरे को मैं ये बोल रहा था उनको कि भाई उनको हिम्मत बांधनी पड़ेगी। संघर्ष तो एक्चुअली उन्हीं को करना है कि ले लोगों तो ना बोलना चाहिए कि लोग तो एक दिन है जाला, 2 दिन है दर्जन प्रदर्शन कर ला, है कि नहीं? लेकिन तब बाद हम तो उसमें मतलब आप कुछ? जी बिल्कुल, हिम्मत तो बांधी हुई है उन्होंने, और हिम्मत में कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी देख रहे हैं आपकी स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं है। परसों चक्कर आ गया था उन्हें, तो घर में गिर गई, सिर पे चोट भी लगी हुई है, और भाई साहब का हार्निया का ऑपरेशन हुआ है अभी, तो वो भी ज़्यादा हिलडुल नहीं सकते हैं। लेकिन जो सहयोग वाली बात है, तो अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, अभी तो हमने 1 लाख रुपए इकट्ठा करके वहाँ पे दे दिया है। वो हमारे जो मित्र मंडली है, सबको मैंने बोला कि भाई हाई कोर्ट तक तो हमने लड़ ली, क्योंकि नवनीश नेगी जी वहाँ पे हमारे वकील थे, वो मेरे दोस्त हैं वो, तो उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। आने जाने का खर्चा तो हम अपनी पॉकेट से कर लेते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे पहाड़ के लोग नहीं है ना वहाँ पे, और जो सीनियर काउंसिल हैं वो तो पहाड़ के नहीं है, वो प्रो बोनो लड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनके जूनियर के हैं, फाइलिंग के हैं। तो 1 लाख की व्यवस्था हमने अभी की है, और क्योंकि क्राउड फंडिंग को भी टारगेट किया हाई कोर्ट ने, वहाँ पे मुझे टारगेट किया, तो अगर क्राउड फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम लोग करेंगे। अब तो भाभी जी भी थोड़ा सा
उन दिनों तो बिल्कुल भी बात करने की स्थिति में नहीं थे। तो आपका खाता देंगे, कुछ करेंगे, अगर लोग चाहे तो मदद कर सकते हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत तो पड़ेगी भाई साहब, बिना पैसे के तो मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा, तो उसमें सहयोग की जरूरत होगी फिलहाल। अंकिता ने कुछ सपने देखे थे, तो मुझे लगता है कि आप लोग और हम सब लोग मिलकर अंकिता के सपनों को तो शायद परवान न चढ़ा पाएँ, लेकिन उसको न्याय दिलाने की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उस लड़ाई में भी जय अपनी। मेरा ये कहना है भाई साहब, क्योंकि आप तो फौज में भी रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि जैसे फौज में एक सैनिक शहीद होता है, उसी तरीके से हमारी बेटी भी एक शहीद का दर्जा उसे मिलना चाहिए, एक शहीद है वो, क्योंकि देखिए उसने उन अपराधियों के आगे सरेंडर नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। अगर वो सरेंडर कर देती तो देखिए वो जिंदा होती। वो जिंदा ना होने का कारण ही यही है कि उसने उनके आगे सर नहीं झुकाया, अब इस वजह से उन्होंने उसे मार डाला। जो उसने अपनी शहादत दी है, अपनी इज्जत सबसे आने बड़ी वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माता बहनें हैं, सबके स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी, नजीर पेश कर दी उसने। नजीर पेश की है। तो कम से कम इतना तो हमारा बनता है कि भाई एक शहीद है, शहादत है उसकी, उस शहादत को तो न्याय दिलवाना चाहिए। बिल्कुल। और मिलजुल के अगर सारे उत्तराखंडी हम संघर्ष करेंगे तो देखिए, तो न्याय तो हम छीन के भी ले लेंगे। देखिए सीधा सा मैं आपको स्पष्ट रूप से ही बता दूं कि देखिए अभी ये तो हाई कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हमें उम्मीद है न्यायिक प्रक्रिया से कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत सारे तरीके होते हैं, ये प्रजातंत्र है, और अगर ये सरकार नाइंसाफ़ी करती तो सरकार बदल दीजिए, सरकार गलत लोगों को हटा दीजिए सत्ता से, जो गलत कर रहे हैं उनको ही हटा दीजिए, फिर अच्छे लोगों को सत्ता में बैठाइए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मगर अच्छे लोग आने चाहिए सत्ता में। उत्तराखंड की सत्ता में अच्छे लोग आएंगे तो न्याय होगा। तो क्यों दिया जाए आपको वोट भाई? आप लोग इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, उसके बाद कहाँ आप लोग सो रखे हो? आप लोगों का क्या रोल है? खासतौर पर मैं सांसद के जो प्रत्याशी होने वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, वो कहाँ हैं? और इस तरह के लोग अगर हमारे बीच में अगर वोट मांगने आएंगे, हम तो उन्हें पैरवी नहीं करेंगे, इनको वोट दीजिए। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा के, या किसी भी पार्टी के। लोगों को ढूंढेंगे जो कि लड़ रहे हैं सड़क जो पे, साथ में साथ दे रहे हैं। अतुल सती जी हैं, वो जोशीमठ में लड़ रहे हैं, इंद्रेश मैखुरी भाई है वो लड़ रहा है, उधर वहाँ पे शिव प्रसाद सेमवाल जी वो लगातार लड़ते रहते हैं, भट्ट जी हैं वहाँ पे यमकेश्वर वाले, शांति भट्ट जी लगातार जनता के मुद्दों पर रहते हैं, मोहित डिमरी भाई है। बहुत, ये मैं कोई निजी स्वार्थ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उत्तराखंड के लोगों के स्वार्थ से बोल रहा हूँ कि जो हमको दर दर ठोकर खानी पड़ रही है, इसकी वजह ये है कि हमने गलत लोगों का चुनाव किया। हाँ, दिल में आक्रोश है तो आक्रोश है, आक्रोश होना भी चाहिए, और मेरे नहीं सबके आक्रोश होना चाहिए कि कैसे निर्दयी लोग हैं कि जिनको दया तक नहीं आ रही है, और चाहते तो तुरंत जो है उसको वीआईपी का नाम का खुलासा करते, उसको भी जेल भेजते, और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया चलती। अब यहाँ पे तो एक मुजरिम को तो छुपा ही दिया ना इन्होंने, जिसकी वजह से ये हत्याकांड हुआ। वीआईपी जो है उस मुजरिम को तो साफ छुपा दिया है, एसआईटी की जांच में भी छुपा दिया है, पुलिस की जांच में छुपा दिया है। आपके वहाँ पे ये प्रेमचंद अग्रवाल जी विधानसभा में बयान देते हैं कि वो तो कमरा था, वीआईपी कमरा था। क्या कमरा स्पेशल सर्विस मांगता है? क्या कमरा एक्स्ट्रा सर्विस मांगता है? इस तरह के बयान जब हमारे मंत्री देंगे तो आप सोचिए आपने किस तरह के लोगों को विधानसभा भेज रखा है। तो ये जो दिल से जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो उसी का फूटता है कि जिसको कि ये भोगना पड़ता है। मैं कह रहा था कि ये ज़रूरी नहीं कि आज अंकिता के साथ हुआ तो कल किसी दूसरे के साथ होगा, तो चुपचाप उसको न्याय की उम्मीद मिल जाए या उसके साथ न्याय हो जाए, मुझे नहीं लगता है। तो जिस समय जिसके साथ लगती है वही अपने दिल का क्रोध है इस तरीके से उबाल को बयान करता है, और जिस तरीके, तो हम तो ये कामना करेंगे कि अंकिता को भाई साहब न्याय मिले, और सब लोग नहीं सहयोग लगातार आप लोग आत्मविश्वास बढ़ाते रहते हैं, इसी वजह से हम लोग हिम्मत कर रहे हैं। और किसी का फ़ोन भी आ जाता है, किसी का मैसेज भी आ जाता है, तो उससे बड़ा सा दिलासा मिलता है। तो आप लोग इस तरह से ही हमारा थोड़ा एक आत्मविश्वास बढ़ाते रहें, जिससे कि हम लोग आगे लड़ाई। नहीं, आज ये इत्तेफाक हो गया और बहुत अच्छा हुआ कि आप दगड़ मुलाकात हो गया, दगड़ भूले दगड़ हो गया, तो अब ये को भूली बोलो छे, तो आप बड़ा बैग पर करते पे भी जितना भी हमसे हो सको जरूर नहीं बोला, पक्का बिल्कुल बिल्कुल भूला, पक्का पक्का लड़ेंगे, ठीक है, जरूर कर ला है। चलो बोला, नमस्कार। अच्छा, तो आपने इसमें उनके लिए वो बनाया है ज्ञापन। गरीब नहीं बोल सकता, जब हम सबसे बढ़िया
ठीक है घर में होती तो मेरी बेटी भी आज नहीं जाने, अगर इन गरीब नहीं होना था आज मेरी बेटी भी हम अब मुकद्दर के ठीक है ना हम पक्का कभी ना टाइम लगोला हम पक्का होला मिलना आज भी तो मिल गया हम तो बढ़िया लाग जावी उन बाल ना बलू रे आया छ मैं बाल चला फिर ठीक है हम मिल भी जाऊंगा हैं ठीक है हां पक्का होना ठीक है मैं सारा करूँ। हां ठीक है हिमालय के जैसी विशाल, दुर्गम, कठिन, शायद अंकिता के न्याय की लड़ाई भी होगी, पर लड़ेंगे हम, जरूर लड़ेंगे। अंकिता को न्याय दो।